वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य आइस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है एमपी सेट 2022 के लिए? आप लोगों की तैयारी एकदम बेहतर चल रही होगी और आप लोग तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे और उसमें निखार ला रहे होंगे प्रैक्टिस के कर करके। तो इस बार आप लोग बन के ही रहना है असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसी को जो है लक्ष्य को लेके चलना है, क्योंकि अगर आप इस बार चूक गए तो हो सकता है आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ जाए 4 से 5 साल तक का। तो उसी के जो है कि इस बार हमको बन के रहना है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आइए चलिए चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के जो हम सेशन में हमने पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? बाहर जात बल संचलन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने किसको कवर किया हुआ था? इससे पहले हमने जो है कवर किया था आपका अंतर्जात बल को कवर किया हुआ था, और अंतर्जात बल को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज के सेशन में क्या कंप्लीट करेंगे? हम बाहर जात बल को कंप्लीट करेंगे। और लगभग ये आपकी फर्स्ट जो यूनिट थी आपकी एमपीपीएससी सेट 2022-23 के जो सिलेबस की फर्स्ट यूनिट थी भौतिक भूगोल, उसको लगभग ये हम लोग कंप्लीट की ओर हैं। फिर हम इसमें नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान, जिसमें हम वायु के बारे में संगठन, क्षोभ मंडल, समताप मंडल पढ़ेंगे, वायुदाब पढ़ेंगे, वायुदाब पेटियां पढ़ेंगे, पवने आदि के बारे में जानेंगे। तो यहाँ हमको किसको पढ़ना है अभी? तो बाहर जात बल संचलन। तो चलिए आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बाहर जात बल क्या है। तो बाहर जात बल में पहले क्या है कि आपको इसमें थोड़ा सा बाहर जात बल में हमको किन किन चीजों को पढ़ना है उनको थोड़ा सा समझते हैं। इसको आप बाहर जात बल के अंतर्गत आती है अनच्छादन प्रक्रिया। जो क्या होता है? आपकी अनच्छादन प्रक्रिया है, ये किसके अंतर्गत आती है? बाहर जात बल के अंतर्गत आती है। और इसमें आप क्या करते हैं? 3 चीजों को पढ़ते हैं। मुख्यतः 2 चीजें हैं, एक जो है गौण रूप में पढ़ते हैं। पहले जो मुख्य क्रिया है इसको आपने जानते होंगे, अपक्षय के नाम से जानते हैं, जिसे आप बैदरिंग कहते हैं। अपक्षय होती है एक क्रिया। दूसरी आपकी अपर्दन होती है, इसमें आप अपर्दन पढ़ेंगे। और तीसरी आपकी होती है वृत्त क्षरण। क्षरण यानी जो है मुक्तः हमको यहाँ पे इन 2 चीजों को पढ़ना है। किस किस को हमको पढ़ना है यहाँ पे? मुक्तः अनच्छादन की क्रिया में अपक्षय और अपर्दन को पढ़ना है। तो इनको हमको जो है बाहर जात बल के अंतर्गत पढ़ना है। तो बाहर अपक्षय क्या होता है? थोड़ा सा पहले इसको आपको समझने की जरूरत है कि अपक्षय अपर्दन क्या है। तो अपक्षय का मतलब होता है चट्टानें होती हैं एक ही स्थान पर, चट्टान का क्या हो? एक स्थान पर चट्टान का क्या हो? विखंडन हो, नियोजन हो। चट्टान का विखंडन हो और नियोजन क्रिया होती है, तो उसे हम अपक्षय कहते हैं। अपर्दन क्या है? अपर्दन जानते हैं आपके नदियों द्वारा अपर्दन, वायु द्वारा अपर्दन, हिम द्वारा अपर्दन के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत अपर्दन का मतलब होता है कि ये क्या? एक गतिक क्रिया है। क्या है? गतिक क्रिया है। और इसका अपर्दन जो है नदियों द्वारा भी किया जाता है। गतिक अपर्दन क्या है? गतिक क्रिया। और ये अपर्दन होता किस किस के द्वारा है? नदी द्वारा, पवन द्वारा और हिमवी द्वारा अपर्दन क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। तो हमने यहाँ हमको जो है अनच्छादन प्रक्रिया या बाहर जात बल के अंतर्गत किस को पढ़ना है? अपक्षय, अपर्दन और वृहद क्षरण को पढ़ना है। तो आइए पहले थोड़ा सा समझते हैं बाहर जात बल संचलन क्या होता है। तो उसमें क्या है कि आपको बाहर जात बल संचलन का मतलब होता है बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल के द्वारा होने वाले संचलन को बाहर जात बल संचलन कहते हैं। किनके द्वारा? बाहर जात बलों के द्वारा। बाहर जात बलों में आपका कौन कौन सा आता है? तो बाहर जात बल में जो है आपका क्या आएगा? आपका बाहर जात बल में आएगा क्या? आपकी नदी, पवन, हिम, ये क्या है आपके? बाहर जात बल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल के द्वारा होने वाले संचलन को बाहर जात बल संचलन कहते हैं। अब हमको क्या है इसके अंतर्गत?
अब आगे चलते हैं और देखते हैं अनच्छादन। तो अनच्छादन में हमने देखा कि देखिए 3 चीजों को पढ़ना है। तो अब आता है क्या, अपक्षय। क्या आता है आपका, अपक्षय। अपक्षय को जो है समझना है कि अपक्षय क्रिया क्या है। अपक्षय जो है, अपक्षय को पढ़ना है। तो अपक्षय होता है कि तापमान और आर्द्रता जैसे मौसमी कारकों के प्रभाव से चट्टानों के विखंडन और वियोजन की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं अपक्षय में? अपक्षय का क्या है कि अगर अपन समझें, अपक्षय को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, तो अपक्षय के इस अगर आप समझें, मान के चलिए कोई क्या है, एक चट्टान है। ये क्या है, आपकी चट्टान है। ये आपकी चट्टान हो गई। ये क्या है कि कौन सी क्रिया है, ये स्थिर क्रिया है। स्थिर या आगतिक, इसे आप आगतिक भी बोल सकते हैं। आगतिक क्रिया है कि यानी एक ही स्थान पर रहकर कार्य कर चट्टान का जो है विघटन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्थिर या आगतिक क्रिया होती है। और ये चट्टान क्या होती है कि एक ही स्थान पर कर क्या करता है, इसमें विखंडन होता है। विखंडन मतलब टूटती फूटती है। और नियोजन होता है। नियोजन मतलब वो क्या होता है कि चट्टान जब टूटती बिखरती है तो ये क्या छोटे छोटे महीन कणों में परिवर्तित हो जाती है। और वे कण क्या जाके मिट्टी के रूप में एक अवसाद बनता है, अवसाद से मिट्टी बनती है, तो उसे हम नियोजन कहते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए आपकी ये चट्टान है और इस चट्टान पे क्या हो रहा है कि इसमें अपक्षय के आपको कौन कौन कारक, प्रेरक कारक कौन कौन से होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि प्रेरक कारक, भाई इसको जो है चट्टान को एक ही स्थान पर टूटने फूटने के लिए क्या है, कुछ बाह्य कारकों या मौसमी दशाओं का प्रभाव तो पड़ता ही होगा, तभी ये जो है विस्क में टूटना फूटना विखंडन नियोजन की प्रक्रिया होगी। तो इसमें क्या है कि प्रेरक कारक में आप कह सकते हैं कि मौसमी कारक, इसमें सम्मिलित रूप से आप मौसमी कारक कह सकते हैं। अगर इसको आप मौसमी कारक के अंदर देखें तो इसमें क्या आता है, आपका ताप आता है, दाब आता है, वर्षण आता है, इसमें आदि क्रियाएं जो है सम्मिलित रूप से भाग लेती हैं। तो चट्टान का अपक्षय कैसे होता है, मौसमी क्रियाओं के द्वारा होता है। कैसे होता है, मौसमी क्रियाओं के द्वारा होता है। तो ये अपक्षय कैसे टूटता है, तो अगर हम समझें, मान के चलिए कि क्या है, तो ये चट्टान है। चट्टान में क्या होता है कि आपने देखा होगा, कभी भी गांव में जाएं या कहीं आप पर्वत पहाड़ क्षेत्रों में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि चट्टानों में कुछ दरारें पड़ जाती हैं। और उसकी क्या है कि कुछ जो है उनके चट्टानों के जो आपस में संगठन की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है और एक पपड़ी सी निकलने लगती है। क्या है, अगर आपने कहीं देखा हो चट्टान को ध्यान से, तो उसमें क्या है, पपड़ी सी निकलने लगती है और कुछ भुरभुरी सी हो जाती है। वो चट्टान जहाँ काफी बड़े क्षेत्र में रखी होती है तो उसके पास क्या, उसके आसपास क्या है, कुछ अवसाद जमा हो जाता है, या उस वहाँ कुछ थोड़ा सा ऊंची ऊंची मिट्टी सी जमा हो जाती है। तो वो क्या होता है कि चट्टान के क्या है, इस चट्टान के क्या है कि विघटन से होता है। ये चट्टान क्या टूटने फूटने लगती है, ये क्या है टूटने फूटने लगती है और इसमें इस प्रकार से कुछ ऐसी दरारें बन जाती हैं। जब इन चट्टानों में दरार बनती है तो क्या होता है कि इसमें जब वर्षा होती है, वर्षा होती है या ओस पड़ती है, वर्षा हो या ओस के जब माध्यम से क्या इनमें जल का जमाव हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसे यहाँ पर जो है जल का जमाव हो जाता है, जल भर जाता है और तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान आपका, तापमान जैसे ही कम होता है तो इनमें जो ये भरा हुआ जल क्या होता है कि ये क्या होता है, बर्फ में बदल जाता है। और आपको पता है कि जब जल बर्फ में बदलता है तो इसका क्या है, आयतन बढ़ जाता है और इसमें क्या है, इसके अपर्दन की हिस्से को क्या करता है कि और बड़ा कर देता है, बढ़ा देता है, यानी चट्टान को और फैला देता है, दरार को और बड़ा कर देता है। तो जब ये दरार हो जाती है आपकी और बड़ी हो जाती है, दरार बढ़ जाती है और चट्टान टूटने बिखरने लगती है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपक्षय एवं नियोजन, विखंडन और नियोजन कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि अपक्षय जो है
वो कहलाता क्या है? तो अपक्षय सामान्यतः आपको समझने की जरूरत है कि अपक्षय का सरल भाषा में जो है चट्टान का एक ही स्थान पर विघटन या टूट फूटना, टुकड़ों में परिवर्तित होना ही अपक्षय कहलाता है। अपक्षय जो क्रिया होती है वो मौसमी कारकों से होती है। मौसमी कारकों में कौन कौन से भाग लेते हैं? आपके ताप, दाब, वर्षण आदि जो है क्रियाएं इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। अब आपका आता है कि एक और प्रश्न बन जाता है कि अपक्षय कौन सी क्रिया है? तो अपक्षय एक स्थिर या आगतिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? स्थिर या आगतिक क्रिया है। अब इसमें एक नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है कि अपक्षय के प्रकार क्या है? अपक्षय के प्रकार। तो अपक्षय के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार से होता है अपक्षय। कौन कौन प्रकार से अपक्षय होता है आपका? एक होता है आपका भौतिक अपक्षय, एक होता है रासायनिक और एक जैविक। यानी अपक्षय की जो क्रियाएं होती है वो 3 प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी? भौतिक, जैविक और रासायनिक। तो हमने समझा इसको अपक्षय को। अब अपक्षय के प्रकार, ये भी प्रश्न आता है कि अपक्षय के कितने प्रकार हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि भौतिक, रासायनिक और जैविक 3 प्रकार से जो है अपक्षय होता है। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं कि भौतिक कारक क्या है, रासायनिक कारक क्या है और जैविक कारक क्या है। तो पहले देखते हैं आपका, पहले क्या देखते हैं? भौतिक कारक। अपक्षय के जो है भौतिक कारक कौन कौन से हैं? तो भौतिक कारक में वही आपकी मौसमी कारक आ जाएंगे आपके। इसमें कौन से आपके आ जाएंगे? मौसमी कारक आ जाएंगे आपके, मौसमी कारक। अब मौसमी कारक में कौन कौन? मौसमी कारक में आपका ताप, दाब आदि जो है, आर्द्रता आदि जो है भौतिक अपक्षय के कारक हैं। भौतिक अपक्षय के कौन कौन से कारक हैं? ताप, दाब, आर्द्रता आदि जो है भौतिक अपक्षय के आपके कारण आते हैं, या इन्हें आप कह सकते हैं मौसमी दशाएं। कौन सी? मौसमी दशाएं जो आपकी आती हैं। मौसमी दशाएं में वही ताप, वर्षा का जल बर्फ में बदलना, बर्फ का फिर से तापमान बढ़ना और जल में परिवर्तित होना, ये सब मौसमी दशाएं हैं। तो अपक्षय के प्रकार भौतिक हो गया। अब देखते हैं रासायनिक। कौन सा देखते हैं? रासायनिक। अब रासायनिक अपक्षय क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन कौन से हैं? तो अपक्षय में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं आपकी? जैसे आपका इनमें क्या होता है? जल नियोजन होता है। क्या होता है? जल नियोजन, ऑक्सीकरण, अपचयन आदि जो है जल नियोजन, ऑक्सीकरण, अपचयन और कार्बोनिरस अपचयन आदि जो है क्या है? ये कौन सी हैं आपकी? रासायनिक अपक्षय की क्रिया हैं। कौन कौन सी हैं? जलयोजन, ऑक्सीकरण, अपचयन एवं अन्य जो हैं वो सब आपकी क्या है? जैसे इसमें घोल, अगर आप चाहें तो इसमें घोल भी लिख सकते हैं, घोल। कार्बोनिफेरस लिख सकते हैं, कार्बोनिफेरस लिख सकते हैं आदि जो है आपकी क्या है? ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब देखते हैं जैविक। अगर जैविक क्रियाएं देखें, जैविक, तो जैविक में क्या है आपका? जैविक क्रियाओं में उन सभी घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति आदियों के माध्यम से जो चट्टानों का विखंडन, नियोजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैविक क्रियाएं कहते हैं। जैविक क्रिया में कौन से भाग लेते हैं आपके? जीव जंतु, पेड़ पौधे या वनस्पति, पेड़ पौधे या वनस्पति। अब जो वनस्पति जो है अपक्षय कैसे करती हैं, तो इनको थोड़ा सा हम समझते हैं कि वनस्पति के माध्यम से कैसे होता है। तो इस प्रकार से होता है
कि अब मान के चलिए ये क्या है, आपकी चट्टान है। ये इस तरीके से आपकी जो है ये चट्टान है, ये चट्टान है। अब आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं तो चट्टानों के आसपास या चट्टानों पे जो है पेड़ पौधे उगाते हैं। क्या उगाते हैं? इन पे पेड़ पौधे उगाते हैं। और जो पेड़ पौधे उगते हैं ऐसे क्या होते हैं, ये पेड़ पौधे होते हैं, इनकी क्या है, जड़ें जो है नीचे तक चली जाती हैं। तो जब ये जड़ें जाती हैं, ये आपका पेड़ हो गया और ये क्या है, जड़ें हो गई। ये जड़ें हैं आपकी। तो ये जड़ें क्या होती हैं, जब गहराई तक जाती हैं ये जड़ें, तो क्या होती है कि चट्टानों में क्या दरारें उत्पन्न कर देती हैं। इस प्रकार से जहां से जाएंगी तो क्या चट्टानों में क्या होगा, इस प्रकार से ऐसी दरारें होती चली जाएंगी और चट्टान का क्या होगा, विखंडन प्रारंभ हो जाता है। विखंडन प्रारंभ हो जाता है तो जो है वनस्पतियां जैविक क्रियाओं से जो क्या है टूटने लगती हैं। तो इसे हम वनस्पतियों द्वारा चट्टानों का विखंडन होता है, जिसे हम जैविक अपक्षय के अंतर्गत रखते हैं। अब इसमें जीव जंतु मानव के द्वारा कैसे होता है, तो मानव के द्वारा क्या होता है कि इनमें जब मानव के द्वारा क्रियाएं होती हैं, मानव इनको क्या है कि ब्लास्टिंग से इनको तोड़ता है या छेनी हथौड़े से इसको चोट करके तोड़ता है आदि की जो है कारण मानव भी क्या है अपने उपयोग के लिए क्या है, मानव अपने उपयोग के लिए जो है इन चट्टानों का विखंडन तोड़ता फोड़ता है, तो इनका भी उसके अपक्षय कहलाता है। ठीक है, तो जो है जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्यों द्वारा आदि विखंडन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैविक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। अब हमने अपक्षय देखा, अपक्षय की जो क्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की हैं हमने देखा। अब इसमें क्या होता है कि मृदा का निर्माण कैसे हो जाता है, आपको एक टॉपिक दिया हुआ है मृदा। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो इसी चट्टानों के विखंडन से ही जो है अपक्षय की क्रिया के द्वारा और अपर्दन की क्रिया के द्वारा ही मृदा का निर्माण होता है। तो जैसे अगर यहाँ से क्या होगा कि चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी, तो ऐसे से इसके आसपास क्या है कि मृदा का क्या एक अवसाद के रूप में क्या होगा, चट्टानों का जो अवशिष्ट है वो अवसाद के रूप में जमा होगा। और अवसाद जब उसमें ह्यूमस वगैरह मिल जाएंगे, अवसाद में क्या मिल जाएंगे, ह्यूमस वगैरह मिल जाएंगे, ह्यूमस, तो इस क्या है मिट्टी का निर्माण होता है। अब आप सोच रहे होंगे ह्यूमस क्या होता है, यहाँ जो शब्द आया ह्यूमस, तो ह्यूमस क्या, उसको थोड़ा समझते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है, ह्यूमस का मतलब होता है कि इसमें क्या है, जो वनस्पति के अवशेष, वनस्पति के अवशेष उसमें मिल जाते हैं। अपघटन पदार्थों के द्वारा जो है वस्तुओं का जो अपघटन का जो अवशेष होते हैं, अवशेष जब मृदा में मिल जाते हैं या तो उसको हम एक साथ ह्यूमस कहते हैं। तो हमने यहाँ देखा अपक्षय, अपक्षय को समझा कि अपक्षय क्या होता है, तो आपने समझा कि अपक्षय जो है ये प्रकार, अपक्षय जो है कैसे होता है, तो अपक्षय एक स्थिर या आगतिक क्रिया है। एक ही स्थान पर चट्टानों के खंडन विखंडन और नियोजन की प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, जैविक, भौतिक एवं रासायनिक, उनको हमने समझा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं अपर्दन। तो यहाँ अपर्दन समझते हैं। तो अपर्दन क्या है, हमारा जो है हमने अपक्षय को समझ लिया, अब समझते हैं अपर्दन। तो अपर्दन में यहाँ सबसे जो पहला सवाल बनता है वो है, तो अपर्दन क्या होगा, कि अगर क्या है, तो अपर्दन क्या है कि नदियों पवनों या आदि बलों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले गए अवसादों के निक्षेपण को हम अपर्दन क्या है, अपर्दन कहते हैं। यानी जो नदियों या पवनों द्वारा बहाकर ले गए पदार्थ की जो घर्षण अपघर्षण के कारण जो कणों का वस्तुओं का आकार छोटा हो जाता है या छोटी होती चली जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन क्या है कि एक अपन अगर कहें तो ये गतिक क्रिया है, अपर्दन गतिक क्रिया है।
अपर्दन किन किन द्वारा हो सकता है? तो बाहर जात बलों में आपका नदी द्वारा भी अपर्दन होता है, आपका पवन द्वारा भी होता है। जो मरुस्थलीय क्षेत्रों वगैरह में पवनें क्या करती हैं, क्योंकि छोटे छोटे मिट्टी के कणों को, धूल के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा कर ले जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अपर्दन की क्रिया कहते हैं। और जहां से ये क्या है, माना कि कोई एक स्थान ऐसा है, यहाँ से कोई क्या है कि यहाँ से कोई जो है कण जो है, धूल कण यहाँ से अगर कहीं गए, धूल कण जो है यहाँ से उठकर यहाँ गए, यहाँ निक्षेपण हुआ, क्या हो गया आपका, निक्षेपण होगा, यहाँ निक्षेपण हो गया। तो ये धूल के कण जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, गड्ढे का निर्माण होगा, यहाँ गहरा क्या होगा, गहरा गड्ढा बनेगा, क्या होगा, गहरा गड्ढा बनेगा, गहरा गड्ढा बनेगा। गहरा गड्ढे के यहाँ क्या होगा, निक्षेपण होगा, तो यहाँ क्या है, ऊंची संरचना बनेगी। तो जो है पवन द्वारा कहाँ पर निक्षेपण, पवन द्वारा कहाँ पर अपर्दन होता है, मरुस्थलीय या शुष्क क्षेत्रों में। तो अपर्दन क्या है, एक गतिक क्रिया है। अपर्दन किन किन के द्वारा होती है, तो अपर्दन दो प्रकार से होता है, नदी द्वारा और पवन द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपर्दन जो है, देख लिया हमने कि एक गतिक क्रिया है, क्या है आपकी, अपर्दन एक गतिक क्रिया है। और अपर्दन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले गए या उड़ाकर ले गए छोटे छोटे अवशेष पदार्थों को या चट्टानों की पदार्थों को हम अपर्दन कहते हैं। अपर्दन दो प्रकार से होता है, पवन द्वारा होता है और नदियों के जल के बहाव द्वारा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ अपर्दन को समझा। अब अपर्दन में क्या है कि देखिए, अपर्दन की क्रिया के अंतर्गत चट्टानी संरचना के टूटने फूटने, क्या है आपका, चट्टानों की जो संरचना है, जो चट्टानों की संरचना है, चट्टानों की संरचना को टूटने फूटने व कटने से लेकर इनके परिवहन की क्रिया को भी शामिल किया जाता है। किस किस को शामिल किया जाता है, चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को हम अपर्दन में शामिल करते हैं। क्या करते हैं, चट्टानों के टूटने की क्रिया को शामिल करते हैं, तो उसे हम अपर्दन कहते हैं। अब अपर्दन किन किन के कारक कौन कौन से हैं आपके, अपर्दन के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, तो अपर्दन के कारक में अगर आप देखेंगे तो देखिए, नदी, पवन, सागरीय तरंग, हिमनद और भूमिगत जल आदि के द्वारा जो है अपर्दन की क्रिया होती है। अपर्दन की क्रिया किन किन द्वारा होती है, नदी, पवन, सागरीय तरंग, हिमनद, भूमिगत जल आदि के द्वारा अपर्दन की क्रिया होती है। अब नदी द्वारा क्या होता है कि इनके नदी के जो अपर्दन होता है, तो जहां से अपर्दन प्रारंभ होता है, अपर्दन होता है, इनको एक एक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। नदी द्वारा जहां से अपर्दन होता है, वहां क्या होता है कि क्या होता है, जो प्राकृतिक तटबंध होते हैं उनमें कमी आती है, या तटों में क्या होता है, चौड़ाई होती है नदी में। जहां निक्षेपण करते हैं, निक्षेपण करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि गोखुर जैसी झील, गोखुर झील या डेल्टा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डेल्टा आदि का निर्माण होता है। और जब पवन द्वारा होता है तो क्या होता है, बलखान जैसी आकृतियों का निर्माण होता है। और पवनों द्वारा कहाँ पे होता है अपर्दन, ये होता है शुष्क प्रदेशों में। कहाँ पर होता है, ये शुष्क प्रदेशों में जो होता है, वहां पर आपका अपर्दन शुष्क प्रदेशों में होता है पवन द्वारा। सागरीय तरंगों द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा जो होता है तटीय क्षेत्रों में होता है, तटीय क्षेत्रों में, जिसमें आपका क्या है कि तटों में जो तटीय क्षेत्रों में क्या कटाछट हो जाती है और विभिन्न प्रकार की उसमें आकृतियां बन जाती, बीजों का निर्माण, बीज जिसे आप बोलते हैं तटीय क्षेत्रों में, इनका किनका से निर्माण होता है, सागरीय तरंगों के कारण ही होता है। हिमनद का जो अपर्दन होता है, हिमनद क्या है कि हिमनद जो है ठंडे प्रदेशों में अपने जल के द्वारा क्या है, ठंडे प्रदेशों में होती है।
कहाँ पर? ठंडे प्रदेशों में होती है। जो हेमनद जब पिघलता है तो अपने साथ जो जल, बहाव के जल के साथ जो है चट्टानों को बहाकर लाते हैं, उससे अपरदन होता है। भूमिगत जल आदि से क्या होता है कि अंधी घाटी जैसे का निर्माण होता है। जब भूमिगत जल का क्या है कि चट्टानों को काट फाट के जहां मुलायम चट्टानें होती हैं, उन मुलायम चट्टानों को काट कर जो नई भू आकृति का निर्माण करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल के द्वारा इनका अपरदन होता है और इनसे जो है अंधी घाटी बनती है। क्या बनती है? अंधी घाटी का निर्माण होता है, अंधी घाटी आदि का निर्माण होता है। तो अपरदन के कारक हमने देखे कि अपरदन कौन कौन प्रकार से, किन किन कारणों से हो सकता है। तो नदी, पवन, सागरीय तरंग, हिमनद, भूमिगत जल। जब हम इसमें क्या है कि भू आकृतियों का निर्माण पढ़ेंगे तो इनको हम और अच्छे से विस्तृत पढ़ेंगे। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां पढ़ेंगे, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, सागरीय तरंगों द्वारा। तो इन सभी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां जब हम पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को हम इसको और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमको यहाँ जो है पढ़ना तक हमने यहाँ किस किस को देखा? पहले हमने अनच्छादन, अनच्छादन के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया पढ़ते हैं हम? अपरदन को पढ़ते हैं, अपक्षय को पढ़ते हैं। तो हमने अपक्षय को देखा, अपक्षय के प्रकार आदि देखे, अपरदन देखा। अब हमको थोड़ा हमारा जो इस आज के सेशन का इसका जो लास्ट है वो है वृत्त संचलन। तो थोड़ा वृत्त संचलन को समझ लेते हैं। वृत्त संचलन होता किस प्रकार से है? तो वृत्त संचलन में जो होता है पर्वतीय क्षेत्रों में घटना होती है। कहाँ पर होती है? अगर प्रश्न आए कि वृत्त संचलन कहाँ होता है, तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा कि जो वृत्त संचलन है वो कहाँ पे होता है? तो वृत्त संचलन आपका कहाँ होगा? पर्वतीय क्षेत्रों में होगा। और किस बल का प्रभाव उसमें अधिक होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का। इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है कि वृत्त संचलन का मतलब है कि पर्वतीय क्षेत्रों में होगा और इसमें जो बल काम करेगा वो बल कौन सा होगा? वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा? आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और इसमें वृत्त संचलन होता कैसे है? जब चट्टानें, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनमें क्या है? असंगठित हो जाती हैं, या चट्टान, एक चट्टान का दूसरी चट्टान के साथ जो है जोड़ जो होता है वो कमजोर हो जाता है, तो एक चट्टान दूसरी चट्टान से खिसक कर दूर चली जाती है और बड़ी बड़ी मात्रा में जो है भूमि का, जिसे आप भूस्खलन के नाम से जानते हैं, वह क्रिया होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त संचलन कहते हैं। ठीक है, जिसे आप देखिए हम भूस्खलन के नाम से जानते हैं। किसे? वृत्त संचलन को। तो भूस्खलन में हिमस्खलन को टॉपिक दिया हुआ है। अगर आपको कोई समस्या आती है या डाउट लग रहा है तो आप इसी के जो है कर्ता बायस स्टडी के चैनल को पर जाकर उसमें आपको जो है भूस्खलन और हिमस्खलन टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब हमने यहाँ पे अपने पूरा बाहर जात बल संचलन को कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।